Greeting students, welcome in the English classes. Today we are going to read the second part of the lesson, The Alien Planet, the Green Moment's Role. Today we are going to start a reading of this lesson by this line. The rest of part, it means the first part, we have studied in the first part of this lesson, the alien planet, and the video is available on my channel. Students, यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के 4 स्तंभ हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को तो मजबूत करते ही हैं. In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. स्टूडेंट्स, बताया गया है कि इसी के अतिरिक्त ये हमें खाना प्रदान करते हैं या हमारी खाद्य आपूर्ति करते हैं, और यही चारों सिस्टम हमें प्रचुर मात्रा में इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल देते हैं, सिवाय इसके कि जो मिनरल और पेट्रोलियम से उत्पन्न कृत्रिम जो प्रोडक्ट होते हैं उनको छोड़कर ये सभी खाद्य आपूर्ति मनुष्य के लिए करते हैं. इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम्स आर रीचिंग एन unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. आज बड़े पैमाने पर संसार में मनुष्य दावा करता है कि ये सिस्टम आज इस कदर या इस परिस्थिति में आ गए हैं कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है या इनका जो उत्पादन है आज इम्पेयर हो गया है, असंतुलित हो गया है. स्टूडेंट्स, कहने का अभिप्राय यह है कि आज मनुष्य ने इनका उपयोग इतना कर लिया है कि ये ख़त्म होने के कगार पर हैं. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands, and croplands deteriorate. स्टूडेंट्स, बताया गया है यदि ऐसा हो जाता है तो फिशरीज, मत्स्य उद्योग समाप्त हो जाएगा, वन गायब हो जाएंगे, ग्रासलैंड बैरन बंजर भूमि में तब्दील हो जाएंगे, और कृषि योग्य जो भूमि है वो उसकी अवस्था या हालात बिगड़ जाएंगे और वह अपना उपजाऊपन खो देगी. क्या कहा गया है स्टूडेंट? क्यों कर देंगी? क्योंकि संसार में बहुत बड़े क्षेत्र में मनुष्य ये दावा करता है कि ये जो चारों सिस्टम हैं आज ये अस्थिरता के स्तर पर पहुंच गए हैं, असस्टेनेबल लेवल पर पहुंच गए हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां इनकी प्रोडक्टिविटी इम्पेयर्ड हो रही है, असंतुलित हो रही है. तो यदि ऐसा होता है तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, जिसमें हमारी भूमि बंजर हो जाएगी, फसल जहाँ पर उगाई जाती हैं वो भूमि अपनी उपजाऊ शक्ति खो देगी. इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे.
In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. Students, आज इस प्रोटीन के प्रति जागृत संसार में, या हम कह सकते हैं प्रोटीन को चाहने वाले संसार में, आज जो है वो फिशिंग सबसे कॉमन आज के दिन मानी जाती है। स्टूडेंट्स, यदि हम सीधा सीधा कहें कि ये संसार जो प्रोटीन को चाहने वाला है, प्रोटीन का भूखा है, उसके लिए फिश, मछली ही एक ऐसा साधन है जो इसे प्रोटीन प्रदान करती है। इन पुअर कंट्रीज, जो विकासशील देश हैं, उनमें लोगों के लिए खाना पकाने का सबसे उत्तम साधन वन की लकड़ी का जलावन के लिए प्रयोग किया जाना है। अर्थात वन से जो लकड़ियाँ चुनी जाती हैं उनको हम खाना पकाने के लिए जलाने में या ईंधन के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पर वनों का कटाव हो रहा है। In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Students, कई जगह पर या कई स्थान पर जो जलाने की लकड़ी है वो इतनी महंगी हो गई है कि जो पकाए जाने वाला पदार्थ है या कोई खाना है जो पोट के अंदर रखा होता है वह उतना महंगा नहीं होता, जबकि उसको बनाने वाली लकड़ी या उसके लिए ईंधन के रूप में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी उससे भी अधिक एक्सपेंसिव होती है, अर्थात महंगी होती है। कहने का भाव ये है कि वनों की संख्या वहाँ पर बिल्कुल न के बराबर है, जिसके कारण लकड़ी महंगी हो गई है और उस लकड़ी का प्रयोग जलाने के लिए किया जाए तो जो सामान या जो भी खाना बनाया जा रहा है वो सस्ता रहेगा, बल्कि ईंधन बहुत बहुत महंगा हो जाएगा। Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. Since the tropical forest, आज तक उष्णकटिबंधीय वन, जैसे कि डॉक्टर मैयर्स कहते हैं कि हमारे विकास का पावर हाउस रहे हैं, बहुत सारी प्रजातियां आज विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिसका एकमात्र कारण है वनों का विनाश। It means destruction of forest. It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. ये कहा जाना बिल्कुल उचित है कि मानवता से पहले यहाँ पर वन होते थे, लेकिन मानवता के बावजूद यहाँ पर बंजर धरती रहेगी। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dungs for burning deprives the soil of an important natural fertilizers. Students, संसार की सबसे पुरानी जो हमारे यहाँ पर धरोहर होती हैं, अर्थात एक हमारे पास विरासत है,
उष्णकटिबंधीय वन, ये कहा गया है, ये नोट किया गया है कि उन वनों का कटाव 40 से 50 मिलियन एकड़ हर साल कर दिया जाता है। और जो डंग एक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है, उसका आज प्रयोग कहीं अलग प्रकार से हम कर रहे हैं, अर्थात उसके उपले बनाकर हम उसको जलाने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हमारी भूमि एक नेचुरल फर्टिलाइज़र से डेप्रीव्ड रह जाती है, वंचित रह जाती है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. Students, we can read this sentence once again. The World Bank estimates that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि वर्ल्ड बैंक ने एक अंदाज़ा या अनुमान लगाया था कि हमें 5 गुना वन को लगाने में वृद्धि करनी होगी, ताकि हम 2000 या कह सकते हैं कि सन 2000 तक यदि हम अपने फ्यूल के रूप में वनों को काटना चाहते हैं तो उसमें हमें प्लांटेशन करनी पड़ेगी, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने होंगे। यदि 2000 वर्ष तक हम वनों की लकड़ी का प्रयोग एक फ्यूल के रूप में करना चाहते हैं तो। जेम्स स्पैथ, द प्रेसिडेंट of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. जेम्स पैथ, जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, एक दिन वो कहते हैं कि हम कह रहे थे कि हम हर सेकंड 1 एकड़ वन को खो देते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल 1.5 एकड़ पर सेकंड के हिसाब से लुप्त हो रहा है, अर्थात इसका कटाव होता जा रहा है। जेम्स स्पैथ ये कहते हैं कि जितना हमने मान रहे थे कि 1 एकड़ पर सेकंड वन का कटाव हो रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है, लगभग 1.5 एकड़ या 1 और आधा एकड़ पर सेकंड वन का कटाव किया जा रहा है, जो उससे कहीं ज़्यादा है। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. आर्टिकल 48A जो भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, वो हमें बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट एनवायरनमेंट और साथ ही साथ वन तथा वन्य जीवों का उनका प्रोटेक्ट और उनकी स्ट्रेंथ में इम्प्रूव करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। स्टूडेंट्स, ये बताया गया है कि आर्टिकल 48A जो है भारत के संविधान में जिसका जिक्र किया गया है, उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो देश का एक अहम हिस्सा है उसको प्रोटेक्ट करेगा, और जहाँ तक
उसके क्षेत्र में यदि कोई डिमेरिट है तो उसको हटाकर उसको इम्प्रूव भी करेगा। स्टूडेंट्स, ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वनों के कटाव को रोके, वन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और जो वन्य जीव हैं उनकी देख रेख करें, और यदि कोई बीमारी किसी प्रजाति को लुप्त करने के कगार पर है तो उसके लिए कोई न कोई समाधान वे करें, ऐसा आर्टिकल 40A में लिखा गया है। बट what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि वास्तव में जो कानून इंडिया में बनाए जाते हैं उनका ना तो कोई सम्मान करने वाला है और ना ही उसे कोई सख्ती से लागू करने वाला है। फॉर इंस्टेंस, द Constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the Constitution। उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स, यदि हम लें कि भारत के संविधान के अनुसार जातिवाद, छुआछात और बंधुआ मजदूरी इसका बिल्कुल समापन किया जाना होगा, लेकिन फिर भी आज़ादी या संविधान के लागू होने के 44 वर्ष पश्चात भी यह बड़ी बेशर्मी से पनप रही है। अर्थात कानून इसके खिलाफ है, फिर भी आज हमारे समाज में जातिवाद है, छुआछात है और बंधुआ मजदूरी आज भी हमारी इस समाज की नस में एक नासूर बनकर लगातार बह रही है। कहने का भाव स्टूडेंट्स ये है कि आज भी हम जो कानून में प्रोहिबिट किया गया है उसको आज भी हम सुचारू रूप से चलाए हुए हैं। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। कहते हैं एक हाल ही की पार्लियामेंट के द्वारा जो पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमेटी के द्वारा जो भी हाईलाइट किया गया है या जिस भी मुद्दे को उजागर किया गया है उसमें इंडिया का जो वन का भाग है वो पिछले 4 दशक से एक प्रकार से उसका डेप्लीशन हो रहा है। स्टूडेंट्स, इसमें हम ये कह सकते हैं कैटास्ट्रॉफिक डेप्लीशन, एक इसमें बहुत बड़ी कमी आ रही है। अर्थात जो वन पहले हुआ करते थे वो धीरे धीरे करके कम होते चले जा रहे हैं पिछले 4 दशक से, अर्थात 40 वर्षों से। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा is losing its forest at the rate of 3.7 million acre a year। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बड़ी शोचनीय अवस्था यहाँ पर एक्सप्रेस की गई है कि एक रिलायबल डाटा के अनुसार इंडिया जो वनों को खो रहा है वो 3.7 मिलियन एकड़ एक साल में वो वनों को खो देता है। अर्थात इतनी भूमि से वन को हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है। ऑफिशियली डिजाइन्ड एज फॉरेस्ट लैंड, जिसको आधिकारिक रूप से फॉरेस्ट लैंड के रूप में निर्धारित किया गया था। अर्थात जहाँ पर वन उगाया जाना था, लगाया जाना था प्लांट्स, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ से वनों का कटाव लगातार होता जा रहा है। आर ऑलरेडी विजुअली ट्रीलेस, जहाँ पर ऑफिशियली वन होना चाहिए था आज वही भूमि वृक्ष विहीन है, अर्थात वहाँ पर कोई भी वृक्ष नहीं है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज
estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ने आंकड़े प्रदान किए हैं, जो अंदाज़ा लगाया है, लॉस उससे 8 गुना है। स्टूडेंट्स, यदि सीधा सीधा लगाया जाए 3 मिलियन एकड़ में से 1 गायब हो रहे हैं, तो उसका यदि हम 8 गुना लगाएं तो 42 हो जाता है। और 42 मिलियन मीन्स 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो बहुत बड़ा एक नुकसान वन्य विभाग को हो रहा है। वन्य विभाग को क्या ये कह सकते हैं कि ये एक बड़े ही प्राकृतिक आपदा है, लॉस है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. Students, 3 वर्ष तक सैटेलाइट्स और हवाई फोटोग्राफ के जरिए यूनाइटेड नेशन ने एक स्टडी की थी और उसमें ये चेताया गया था कि जो भी स्टडी की गई उसमें से 88 देश ऐसे हैं जिनके हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन वहाँ पर हैं। वनों के हिसाब से कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल बिगड़ चुका है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. इस बात में कोई संदेह नहीं है स्टूडेंट्स कि जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, ये सब इस प्रकार का डिस्टॉर्टिंग जो फ्यूचर ह्यूमन का जो होने वाला है, उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है पॉपुलेशन का दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि हम डिस्टॉर्टिंग का ये कहें, इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं रूप बिगाड़ना, अर्थात जो हमारे फ्यूचर को बिगाड़ रहा है उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर हमारा रहा है वो है पॉपुलेशन का अत्यधिक स्तर पर बढ़ जाना। It took mankind more than a million years to reach first billion. कहते हैं कि मानवता को 1 मिलियन वर्ष लग गए, 10 लाख वर्ष लग गए पहली बिलियन आबादी तक पहुंचने में। That was the world population around the year 1800. It means 1800 तक ये पॉपुलेशन 1 बिलियन हो गई थी। बाय द ईयर 900 ए सेकेंड बिलियन वॉज एडिड और सन 1900 तक दूसरा बिलियन भी पॉपुलेशन में ऐड हो गया था। एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडिड अनदर 3.7 बिलियन। और 20वीं शताब्दी में जो भी संख्या का विस्फोट हुआ है, जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, उसमें 3.7 बिलियन जनसंख्या और ऐड हो गई है। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। और आज वर्तमान संसार की जो जनसंख्या है वह 5.7 बिलियन हो गई है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 million. It is not believable. Every 4 days, the world population increases by 1 million. Yes. यहाँ पर ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि हर 4 दिन में 10 लाख की आबादी संसार की बढ़ जाती है। अब इस बात को नहीं सोचना, ये जब लिखा गया था ये एस्टिमेट लगाया गया है स्टूडेंट्स, रियलिटी इसको आप नहीं मान सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक वार्निंग है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। फर्टिलिटी उपजाऊपन उसी दर से गिरा है
जैसे इनकम, आमदनी बढ़ी है, एजुकेशन का प्रसार हुआ है और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। जैसे ये चीज़ें बढ़ी हैं तो उसी प्रकार से फर्टिलिटी, उपजाऊपन घटा है। 10. डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव। स्टूडेंट्स, ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो विकास है वो एक प्रकार का बैरियर है, कंट्रासेप्टिव है, बैरियर है, बट डेवलपमेंट itself may not be possible if the present increase in numbers continues। कहते हैं कि विकास किसी भी काम का नहीं रहेगा यदि पॉपुलेशन इसी प्रकार से बढ़ती रही या जारी रही, कंटिन्यूज ये रही तो। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बज्ड चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। हालात क्या होंगे? जो धनी व्यक्ति हैं वो अत्यधिक धनी हो जाएंगे और जो पुअर बजट के जो चिल्ड्रन हैं वो गरीब रहेंगे। कहा गया है कि वो और भी गरीब हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो धनी है वो धनी होते चले जाएंगे और गरीब है वो गरीब होते चले जाएंगे। मोर चिल्ड्रन डज नॉट, चिल्ड्रन लिखा है यहाँ पर फिर भी डज नॉट लिखा है, इट्स wrong, but we have to understand what is the meaning of this one. More children does not mean more workers, merely more people without work. Students, पहले ये कहा जाता था कि जितने ज़्यादा व्यक्ति या सदस्य घर में होंगे उतना ही ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन ज़्यादा बच्चे होने का मतलब ज़्यादा वर्कर होना नहीं है, बल्कि आज के हालात को देखते हुए ये मानेंगे कि ज़्यादा बच्चे होने का मतलब है ज़्यादा व्यक्ति बिना काम के या बेकार व्यक्ति कहा गया है उनको। बेकार एक गाली नहीं है स्टूडेंट्स, बिना होता है, कार बिन काम के होता है, बिना काम वाले, या बेरोजगार उतने ही बढ़ जाएंगे। इट इज़ नॉट सजेस्टेड that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized। ये सुझाव नहीं दिया जा सकता कि मनुष्यों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाए और उनको ज़बरदस्ती सेटलाइज्ड किया जाए। सेटलाइज्ड का मीनिंग यहाँ पर निष्क्रिय करने से होता है। ये हम उसमें कह सकते हैं कि जैसे फैमिली प्लानिंग के बारे में कहने का भाव ये है कि लोगों को स्वयं समझना होगा, पॉपुलेशन पर रोक लगानी होगी, वरना तो ज़बरदस्ती पकड़कर परिवार नियोजन के लिए उन्हें बाध्य करना पड़ेगा। ये बात स्पष्ट कही गई है। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट of coercion। The choice is really between control of population and perpetuation of poverty। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया गया है कि लोगों को यदि हम ऑप्शन देंगे कि वो स्वयं जाकर इसका कोई फैमिली प्लानिंग का कोई उसको लागू करें या उसको फॉलो करें, ये तो एक प्रकार का बाध्यता ये करनी होगी, वरना कोई भी व्यक्ति स्वयं जाकर परिवार नियोजन के बारे में नहीं सोचेगा। और चॉइस वास्तव में जो है वो है जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना, या फिर जो गरीबी जो लगातार बढ़ रही है उसके ऊपर रोकथाम करना। उसका एक ही उपाय हमारे सामने है, वो है जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर रोक। यदि लोग स्वेच्छा से जाकर, यहाँ पर दिया गया है वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएर्शन। कोएर्शन एक प्रकार की ज़बरदस्ती होती है।
ज़बरदस्ती उनके साथ ना की जाए। इससे अच्छा है कि वो स्वयं जाकर नसबंदी वगैरह जो भी है उसका उपयोग करें, या जो भी बचाव वो कर सकते हैं उसका उन्हें करना चाहिए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 million today, more than the entire population of Africa and South America put together। आज भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है कि यह 920 मिलियन होगी, जो समूची अफ्रीका और साउथ अमेरिका को दोनों को मिलाकर उनसे भी ज़्यादा है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutbands unless population control is given topmost priority। कहा गया है कि कोई भी इस बात से परिचित नहीं होगा कि भारत में जो आने वाली परिस्थितियां हैं वो संदेह के घेरे में हैं। यदि पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं किया गया या पॉपुलेशन कंट्रोल को सबसे अधिक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी गई तो यहाँ भूखे, ये कह सकते हैं हटमेंट्स निवास स्थान होता है, वहाँ पर लोगों की उम्मीदें मर जाएंगी। अर्थात जब तक जनता पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा जनसंख्या के ऊपर, तो लोग अपनी जो उम्मीदें हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब उनके पेट ही खाली होंगे तो किस प्रकार की उम्मीद वो कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबसे ज़रूरी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बार आज हम मानवीय इतिहास में सीधी ट्रांसेंडिंग कंसर्न को देख रहे हैं, या सीधी हम चिंता को स्पष्ट देख पा रहे हैं कि आज जो चिंता हमारे मध्य बनी हुई है वो लोगों के जीवित रहने की नहीं है, बल्कि इस ग्रह को जीवित रख पाने की है। बात ये नहीं है कि लोगों के साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि हमें चिंता इस बात की है कि लोगों के साथ होगा तब होगा, उससे पहले हमारा जो ग्रह पृथ्वी है वो बिल्कुल हमारे विरुद्ध हो जाएगा और हमारे रहने के लायक नहीं रहेगा। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। स्टूडेंट्स, हमने एक शुरुआत की है समूचे परिदृश्य की, जो हमारे यहाँ पर अस्तित्व बनाए रखने का आधार है। स्टूडेंट्स, कहने का भाव ये है, आज हमने एक संपूर्ण पर्यावरणीय प्लेनेट की यहाँ पर शुरुआत की है, और यदि ऐसा हुआ तो हम यहाँ पर रह पाएंगे, वरना तो यह पृथ्वी हमारे रहने के लायक नहीं रह पाएगी। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट necessarily signal our demise, it is our passport for the future। स्टूडेंट्स, जो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे यहाँ पर विनाश का कोई संकेत दे। इसके लिए ये कहा गया है कि ये तो हमारे फ्यूचर के लिए एक पासपोर्ट है कि हम फ्यूचर में कैसे होंगे, कैसा हमारे साथ प्रकृति व्यवहार करेगी, ये वो सब है, ना कि ये कोई संकेत ऐसे हैं कि हम यहाँ पर मर जाएंगे, ये होगा। सीधा इसका मतलब ये है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनका यहाँ पर अस्तित्व बना रहे, इस बात के बारे में भी डाउट रहेगा यदि ऐसा चलता रहा तो। द emerging new world vision has us hard in the era of responsibility। आज जो नया परिदृश्य संसार का हमारे सामने आया है वो सीधा हमें जिम्मेदारियों या कर्तव्य परायणता के युग में लेकर जाता है। अर्थात जो आज
हम जिस युग में प्रस्थान करने वाले हैं या जिस इरा में हम या जिस संसार में हम रहने वाले हैं वह संसार कर्तव्य निष्ठा का संसार है। अर्थात हमें वहाँ पर अपने कर्तव्यों अपने दायित्वों का पालन करना पड़ेगा। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, और यही इसको सर्वांगीण परिदृश्य कह सकते हैं। एन इकोलॉजिकल व्यू, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts। स्टूडेंट्स, ये कहा गया है कि ये वो सर्वांगीण परिदृश्य है, एक इकोलॉजिकल व्यू। इकोलॉजिकल मीन्स, आप पहले हमने भी इसके बारे में पढ़ा है। इकोलॉजिकल होता क्या है स्टूडेंट? इकोलॉजिकल पर्यावरणीय परिदृश्य होता है। इकोलॉजिकल व्यूज, संसार को देखते हुए हम यदि संपूर्ण संसार के बारे में यदि बात करें तो उसमें स्टूडेंट्स इसमें हम ये कह सकते हैं डिसोसाइटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। अर्थात बजाय इसके कि जो हमारे डिसोसाइटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स हैं या जो भाग हमारे असामाजिक हैं, उसकी अपेक्षा ये ज़रूरी है कि हम एक ग्रुप में रहें, एक ऐसे ग्रुप में रहें जो ग्रुप या जो समाज एक संपूर्ण समाज हो और पर्यावरणीय परिदृश्य उसमें पूर्णतः दिखाई दे। सीधा सीधा स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं, यह समूचा और पर्यावरणीय परिदृश्य हम एक ऐसे संसार के रूप में देखना चाहेंगे जो हमारा असामाजिक पार्ट्स का कोई भाग ना हो। स्टूडेंट्स, यदि हम ये कहें कि हम एक ऐसे संसार की कल्पना करते हैं जहाँ पर मनुष्य का जीवन सार्थक हो और वहाँ पर असामाजिक कोई भी कलेक्शन ना हो या कोई भी पार्ट्स का कलेक्शन ना हो, उसकी अपेक्षा हम एक अच्छे समाज में रहना पसंद करेंगे। इंडस्ट्री हैज़ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उद्योगों का बहुत बड़ा महत्व है आज के इस कर्तव्यनिष्ठ युग में। वाटर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यूज ऑफ द चेयरमैन of Duke Point, Mr. Azar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह बताया गया है कि आज की कर्तव्यपरायण इस युग में उद्योगों का बड़ा ही रोल रहा है, और यहाँ पर यह कहा गया है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन प्रभाव डालेगा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या प्रभाव डालेगा यदि बिजनेसमैन अपने विचार शेयर करें या अपने आइडियाज़ शेयर करें। जैसे चेयरमैन ड्यू पॉइंट मिस्टर एजर एस वुलार्ड, ये यहाँ पर 3 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, और इनमें से जो एस वुलार्ड थे उन्होंने 5 वर्ष पूर्व कंपनी के चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर में अपनी घोषणा कर दी थी। अर्थात वो 5 वर्ष पहले चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर बन गए थे। यदि ऐसे बिजनेसमैन अपने विचार शेयर करें और वो हमारी पृथ्वी को संरक्षित करने में जो भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसको निभाएं, तो उसका प्रभाव क्या होगा, ये हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ही सेड, आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स उन्होंने ये कहा था कि हमारा लगातार यहाँ इस संसार में अस्तित्व हमें एक ऐसे उत्पादक
कि डिमांड करता है कि जो हमें इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस से बाहर लेकर जाता है। स्टूडेंट्स, इस बात को सीधा सीधा हम ये ऐसे बोल सकते हैं कि जो एस पुलार्ड जो चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर थे, उन्होंने ये कहा कि लोगों की जो हमारी डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हमारा इस भूमि पर अस्तित्व या इस भूमि पर रहना हमें इस प्रकार के उत्पादों की तरफ लेकर जा रहा है जो हमारे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस से बाहर होते जा रहे हैं। कहने का भाव ये है, आज जनता इतनी बढ़ गई है कि उसकी आपूर्ति करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना पड़ रहा है, जिससे उद्योग धंधे अधिक से अधिक पनप रहे हैं, अधिक उद्योग लगाए जा रहे हैं। और यदि अत्यधिक उद्योग होंगे तो कहीं न कहीं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस से हम एक्सेल कर जाएंगे, उसको पार कर जाएंगे और ऐसा करना पृथ्वी के हक में नहीं होगा और यहाँ पर पोल्यूशन की भरमार उस समय हो जाएगी। ओवर ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her fallacious words. No generation has a free hold on this earth. All we have is a life tenancy with a full of repairing lease. स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि स्टेटमेंट्स कहा जाए जो मार्गरेट थैचर ने उस समय हमें दी जब वे प्राइम मिनिस्टरशिप में थे, अर्थात प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बात हम तक पास की है। वो ये बोल रहे हैं कि आज जो करंट एक इंग्लिश का कॉइन है, ये कहने का बात ये है स्टूडेंट्स, ये बताया गया है कि जब वे प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने एक बात तो हमें ये स्पष्ट बताई है कि जो आज अंग्रेजी जो सिक्का है वो इतना सार्थक साबित नहीं हुआ है। कहने की बात ये है, जो हमारा मॉडर्न ज़माना है वो इतना कामयाब हमारे एक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के आधार पर इतना सार्थक नहीं रहा है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ये कहा है कि ये इतना एक अंधेरे में रखने वाला है कि उसका यहाँ पर कोई भी महत्व नहीं रखता और यहाँ पर कोई भी जनरेशन इस पृथ्वी पर अपना मालिकाना हक नहीं जमाएगी। सब यहाँ पर एक किराएदार की भांति रहेंगे। इन द वर्ड्स of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. मिस्टर लेस्टर ब्राउन कहते हैं कि ये पृथ्वी हमें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि ये हमारे पास कुछ समय के लिए हमारे वंशजों को सुपुर्द करने के लिए हमारे पास एक धरोहर है, जिसको हमें संरक्षित करना है और आने वाली पीढ़ी के लिए बचाकर रखना है। स्टूडेंट्स, सबसे ज़रूरी जो स्टेटमेंट यहाँ मार्गरेट थैचर के द्वारा दी गई है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ये कहा था, कोई भी इतने धोखे से अंग्रेजी के सिक्के को प्रयोग नहीं करता जितने कि मेरे शब्दों ने किया है। मैं वो शब्द ये बता रही हूँ कि कोई भी पीढ़ी यहाँ पर इस पृथ्वी पर फ्री नहीं है, अर्थात उत्तरदायित्व के बिना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर पीढ़ी को यहाँ पर कोई न कोई जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर किराएदार हैं, मालिक नहीं हैं।
लेस्टर ब्राउन ये कहते हैं कि हमें पृथ्वी एक धरोहर के रूप में मिली है, ना कि उसका मालिक बनने के लिए। इसलिए यह हमारे बच्चों के लिए हमारे पास धरोहर है जिसको हमें आगे स्थानांतरित करना है। सो ये पृथ्वी हमारी जो हमारे पास है ये हमारी नहीं है, और ना ही हमारे पूर्वजों की थी और ना ही हमारे बच्चों की रहेगी। ये लगातार आगे से आगे स्थानांतरित होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी जिम्मेदारियाँ हैं इसको बनाए रखने की, ना कि हम इसका मालिक बनकर इसका पूर्णतः उपभोग कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आज एक जागृति की ज़रूरत है। वी हैव टू कंसर्न because the earth is in critical situation. We have to take care of earth. That's why we have to do such things which will be very profitable for the earth. Students, we have to understand, and we should take care of our earth, our planet. Students, I think this video will be very helpful for you. Thanks a lot. Have a great time for you. Thanks. Bye bye.